लेट्स टॉक अबाउट दी डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, तो डाइल्यूशन फॉर्मूला में दो केसेस समझ लो। ठीक है, कौन कौन से? डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें जे पे क्वेश्चन आए हैं पहले भी। अच्छा, तो डाइल्यूशन फॉर्मूला में दो केसेस क्या है? पहला है, देखो अगर दाल में जरा पानी, दाल में नमक अगर कम हो जाता है तो तुम क्या डालते हो? उसमें नमक डालते हो। ठीक है, या अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें पानी डालते हो। तो इसे इस तरीके से देखो कि अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है तो हम उसमें सॉल्वेंट डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है तो हम उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, है ना। तो एक इसमें वो होगा कि टू इंक्रीज, या इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ सॉल्यूट, टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ सॉल्यूट। इस केस को कैसे, इस केस को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, लेट्स से हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी m है, v इसकी वॉल्यूम है, और हमें इसको m डैश पे लेके जाना है। ठीक है जी, और ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि हम इसमें कितना सॉल्यूट डालें कि m डैश तक पहुंच जाए। ठीक है, इसमें क्या क्या की जरूरत होगी वो देखेंगे। आई थिंक इसमें डेंसिटी डी दी हुई है। ठीक है, देयरफॉर नाउ जो m डैश होगा वो क्या होगा? टोटल मोल्स। भाई टोटल मोल्स कौन से? जो पहले से पढ़े थे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो पहले से पढ़े थे, जो अब डाले अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं डाला है, सॉल्वेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, इसलिए वॉल्यूम v ही रहेगी। तो अगर देखें तो कंडीशन ये होगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, तो टोटल मोल्स कैसे आएंगे? इसके मोल्स कैसे आएंगे? m इंटू वी। ये पता है ना, ये बताया था मैंने मोलैरिटी के टाइम पे। अगर तुम्हें मोल्स जानने होंगे तो तुम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर लोगे इन लीटर्स, तब तुम्हारे मोल्स आएंगे, और अगर इन ml करोगे तो मिली मोल्स आएंगे। प्लस लेट्स से m उसने मास मिलाया। ठीक है, m उसने, या m डैश b उसने मास मिलाया, और कैपिटल MB इसका मोलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो अभी ऐड हुए वो आ गया अपॉन v। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? m प्लस m डैश b अपॉन MB इंटू। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट यू हैव हियर, m डैश b। अच्छा ठीक है, इसमें तो हमें m डैश b निकालना था ना, तो m डैश इक्वल्स टू, ये भी m डैश आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं? m स्मॉल m डैश b इज इक्वल टू m डैश माइनस m। ठीक है, ये इधर आ गया, ये आ चुका है, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा? mb इंटू b। दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे m डैश b क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, एडेड इन ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे v जो है यहाँ पे ये लीटर्स में है। ठीक है, और mb क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। m is capital M is मोलैरिटी, ओरिजिनल मोलैरिटी लिख लेते हैं, ओरिजिनल मोलैरिटी। m dash is molarity after addition of solute। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट विल बी टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन
ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ये सेकंड हो गया तुम्हारा केस। इसको एक्चुअली में डाइल्यूशन कहेंगे क्योंकि इसमें इससे पहले वाला डाइल्यूशन एक्चुअली में नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हम अगेन इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी हमें कुछ एक पर्टिकुलर चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। पिछले वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट थी, इस वाले में नंबर ऑफ मोल्स या मिली मोल्स कांस्टेंट होंगे, ठीक है। इसको ये समझो m, हमने ये डाला तो ये v डैश हो चुका है, या ये m1, ये m2 है, ये m2 है, और ये m1 है, और ये v1 है, ठीक है। ये लीटर्स या मिलीलीटर किसी में भी दिया हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें क्या है, जो सॉल्यूट हमने डाला हुआ है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर सिंस mass and moles of solute do not change, they remain, do not change number of moles before dilution is equal to number of moles after dilution, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन कितना है, m1 v1 इक्वल्स टू आफ्टर डाइल्यूशन m2 v2, ठीक है। सिंपल ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो वो देख लेते हैं। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक क्वेश्चन पहले वाले का देखते हैं। तो हमारे पास एक सेमी एग्जांपल, एक सेमी मोलर सॉल्यूशन है 250 ml, नहीं 250 नहीं, 500 ml का, 500 ml का, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसी मोलर में। V इसकी वॉल्यूम है, तो कह रहा है कि कितना पानी या कितना सॉल्वेंट ऐड किया जाए कि ये सेमी मोलर से डेसी मोलर हो जाए, ठीक है। सिंपल है, इसका सेमी मोलर का मतलब क्या होगा, m/2 या फिर 1/2 m लिख सकते हो, ठीक है। तो m/2 लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 ml, इसको ml में लिया है मैंने यहाँ पे, तो मैं मिली मोल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो या मिली मोल्स हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या मिली मोल्स, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि मतलब ये बताना भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी m/10 इंटू, अब हमें नहीं पता कि वॉल्यूम कितनी है तो हमने v डाल दिया, ठीक है। तो m दिया गया 5, तो अगर तुम देखो तो v इक्वल्स टू 2500 ml आ रहा है। तो ये फाइनल वॉल्यूम है, दिस इज नॉट द आंसर, आंसर इज v minus 500। भाई उसने पूछा क्या था कि कितना सॉल्वेंट ऐड किया गया, तो दिस इज 2500 minus 500 equals to 2000 m, ठीक है, दिस इज योर आंसर। अच्छा, इससे पहले वाले का जो हमने था फर्स्ट सिचुएशन का, उसका ले लेते हैं एग्जांपल। इसको मिटा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल क्या है इसका। अच्छा, इसने बोला है कि 1 m NaCl सोल्यूशन है, V इसकी 500 ml दी है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मच सॉल्यूट टू बी एडेड टू मेक इट 2m with 500 ml वॉल्यूम, ठीक है, फिर विद 500। ये ध्यान रखना है इसमें कि हमने सॉल्यूट डाला तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा टोटल वॉल्यूम में, ये अज्यूम करना है, इनफैक्ट दिया भी होगा, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, अगेन दैट mb या m' b इक्वल्स टू क्या था, m' माइनस m
इंटू एम बी इंटू वी। यहाँ पे वी है 500 ml, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी लीटर्स में डाला तो ये 0.5 आएगा। 2 माइनस 2 इज एम डैश माइनस 1 इज एम। एम बी कितना है 58, कहाँ गया NaCl है तो 58.5 इंटू 0.5, ठीक है। दिस विल कम आउट टू 1 इंटू 29.75 इंटू, या सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ये आ जाएगा तो 29.75 ग्राम। ठीक है जी, ये तुम्हारा डाइल्यूशन फॉर्मूला हो गया। अब लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर फॉर्मूला। ये मिक्सचर फॉर्मूला क्या है? कभी कभी क्या होता है, हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए हुए होते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसका डाइल्यूशन का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका एक जेई का क्वेश्चन करेंगे, 2012 का है। डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, हाँ जेई 2000, जेई मेंस का है 2013 का। द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग दिस, ठीक है। इसको पहले बताया तो मिक्सर फार्मूला क्या है और फिर क्या देखते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, लेट्स से हमारे पास एक ही सॉल्यूट का, अभी लेट्स जस्ट स्टिक टू वन सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके चार सॉल्यूशन है, M1 और V1। M1 मोलैरिटी, V1 उसकी वॉल्यूम। इसको हमने ऐड किया एक दूसरे सॉल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी V2 है, उसकी वॉल्यूम M2 है और इसकी वॉल्यूम V2 है। फिर एक तीसरे सॉल्यूशन में ऐड किया M3 V3 और फोर्थ हो गया M4 V4, ठीक है जी। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि एक इसको मिला के एक सॉल्यूशन बना फाइनल, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी M है और इसकी वॉल्यूम V है, ठीक है। तो फाइंड M। अब मिक्सचर फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो सिंपल है, सबकी वॉल्यूम ऐड करके V आ जाएगा। तो आंसर V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अगर मैं M की बात करूं तो M विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स या मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम। अभी टोटल वॉल्यूम तो तुम देख चुके हो कि V है, तो इसकी जगह तो मैं V डाल सकता हूं, लिख सकता हूं टोटल मोल्स अपॉन V, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम टोटल मोल्स किसी तरीके से निकाल पाए तो हमें M मिल जाएगा। कितना क्लियर है? टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे देखो भाई, इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो इसके मोल्स कैसे आएंगे, ठीक है। मोल्स इन दिस वन विल बी M, या टोटल मोल्स करके लिख देते हैं, टोटल मोल्स। इसके मोल्स कितने होंगे M1 V1, इसके कितने होंगे M2 V2, तो इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स, तो M3 V3 M4 V4, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल। लेट्स से, ठीक है, वी हैव, चलो एक चीज और देख लेते हैं पहले इसमें। मान लो कि ये तीन सॉल्यूशंस थे, और चौथा ये नहीं है, चौथा है वाटर। ये दूसरा केस है, मतलब सेम मिक्सचर फॉर्मूला में मैं दूसरा केस करा रहा हूं। लेट्स से इसमें हमने वाटर मिला दिया, या सॉल्वेंट कह ले उसको, सॉल्वेंट। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर तुम देखो तो तुम कहोगे सर इसमें तो कोई मोल्स ही नहीं है। अग्री, बिल्कुल, उसमें कोई मोल्स ही नहीं है, सॉल्यूट ही नहीं है, तो उसमें मोल्स ही नहीं है ना। तो टोटल मोल्स में वो काउंट नहीं होगा, लेकिन क्या उसमें वॉल्यूम है वाटर मतलब सॉल्वेंट की, यस, तो वॉल्यूम में वो काउंट होगा। तो V विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4,
लेकिन टोटल मोल्स, ये भी ऐसे ही फॉर्मूला है, लेकिन टोटल मोल्स विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ये क्या जाएगा 0, इसको हटा दोगे। तो दोनों के दोनों समझ में आ गए। ये दो अलग अलग केसेस हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी तुम मिक्सचर फॉर्मूला से वैसे डाइल्यूशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। इसको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास एक सॉल्यूशन है 2m और 200 ml, 200 ml NaCl का सॉल्यूशन है। इसको हमने ऐड किया एक 3m 300 ml NaCl सॉल्यूशन से। अब हमारे पास एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया है, ठीक है। इसको देखते ही हम क्या क्या बता सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम तो भाई 500 ml है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी मोलैरिटी हमें नहीं पता, लेट्स से m डैश, ठीक है, और सॉल्यूशन तो है NaCl का, तो यहाँ पे भी NaCl का है, इतना तो हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, तो अब वो पूछ रहा है कि मोलैरिटी निकालो इसकी फाइनल सॉल्यूशन की, तो सिंपल है भाई, मोलैरिटी या m डैश विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 प्लस v2 कितना है 500। अच्छा, m1 v1 कितना हो गया 2 इंटू 200, ये मिली मोल्स है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब नीचे भी जो वॉल्यूम आएगी वो मिलीलीटर्स में आएगी। क्लियर होगी बात? 2 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 300 अपॉन m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 कितना है 200 प्लस 300। इसमें गलती मत करना भाई, अगर तुम ऊपर ml से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी ml होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ ml रख रहे हो यहाँ लीटर रख दिया, या यहाँ लीटर रख रहे हो यहाँ ml रख दिया। नो, इट विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर। तो कितना आएगा ये 400 और 900 1300 और एक 500, तो 13/5 which comes out to be equal to 2.6। ठीक है जी। अब इसमें ट्विस्ट क्या है वो देखो, इसको समझने की कोशिश करो। फर्स्ट, ये क्वेश्चन है जिसमें ये ऑप्शन हमारे पास है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ना भी करूं तो भी मैं आंसर दे सकता हूं। कैसे? देखो, सबसे पहली बात कि जब कभी भी 2 3 4 जितने भी सॉल्यूशंस हमारे ऐड करके हम एक मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे, तो उन सारे सॉल्यूशंस की जो लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन है और जो मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसको ऐसे लिख लो जैसे हमने यहां पे लिख लिया 2 और 3, है ना भाई। 2 इसकी लीस्ट है, 3 इसकी मोस्ट है। अब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएगी या फाइनल मोलैरिटी आएगी, दैट विल ऑलवेज बी बिटवीन दीज टू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, इक्वल क्यों नहीं होगी भाई? 2 होने का मतलब क्या हुआ? ओनली दिस सॉल्यूशन इज देयर, मतलब ये मिक्सचर ही नहीं बना, यही सॉल्यूशन है, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ओनली दिस सॉल्यूशन इज। आर वी क्लियर? तो इससे छोटा नहीं और इससे बड़ा नहीं, इक्वल भी नहीं होगा इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 सॉल्यूशंस है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट हो गए, है ना? देखो ध्यान से देखो, सिंपल है ना, ये तो कट ही हो गए क्योंकि इसके इस लिमिट के बियॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। अच्छा, अब इस लिमिट के अंदर ये और ये आ रहे हैं, ठीक, गुड। अच्छा, अब इनमें से कौन सा हो सकता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां मैं 3 वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है, 2 2.5 और 3। 2.5 3 और 2 का एवरेज है, ठीक। ये कब आता है? अगर मान लो इसमें मैं इन दोनों की वॉल्यूम सेम रख देता, अगर मैं इन दोनों की वॉल्यूम सेम रख देता तब मेरा ये कॉन्सेंट्रेशन आती, ठीक है। had the volumes been equal, ठीक है, ये तब होता।
ठीक। अच्छा, यहां से यहां के बीच में कब लाई करेंगी वैल्यूज? तब लाई करेंगी व्हेन द वॉल्यूम ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। और ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ, जब इस तरफ इस लिमिट के बीच में कब लाई करेगा? जब इसकी वॉल्यूम हाई होगी। वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हाई। आई होप दिख रहा होगा, कट नहीं रहा होगा ये। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक, ये चीज जो है अच्छा, इसके बेसिस पे तुम बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा? यहां पे देखो वॉल्यूम के इक्वल है नहीं, तो दिस विल आल्सो नॉट बी द केस। यही बचा, तो बिना सॉल्व करे भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, कभी भी एवरेज की बात हो, एवरेज मोलर मास हो या एवरेज डेंसिटी हो या एवरेज एटॉमिक मास हो, कुछ भी हो, मतलब ठीक है, हमेशा ये जो फंडा मैंने यहां पे बताया है ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी, तो इसमें लिख लो, मैं बोल रहा हूं, रिमेंबर द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन इज ऑलवेज बिटवीन द लीस्ट एंड द हाईएस्ट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस बीइंग मिक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये। ओके, तो इस, ठीक है, क्लियर है? इसमें और कुछ हमारी मेरी तरफ से ऐड करने लायक नहीं है। डू वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर? ठीक है, यस वी डू हैव सम क्वेश्चंस, और एक जेई का क्वेश्चन भी है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन। इसमें हमने क्या सिचुएशन कंसीडर करी थी कि पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट है वो सेम है। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्वेंट जो है वो सेम है। ठीक, मान लो कि ऐसा कोई सॉल्यूशन बना रहे हूं हम जिसमें आउट ऑफ द टू या जितने भी उसमें सॉल्वेंट्स हैं, सॉरी सॉल्यूट्स हैं, उसमें एटलीस्ट एक आयन जो है वो कॉमन है। तो लिखो इसमें, व्हेन एटलीस्ट वन आयन इज कॉमन अमंग ऑल द आयन्स प्रेजेंट, व्हेन एटलीस्ट वन आयन among all the solutes या among all the ions present is common. So let's say we have a solution, two solutions. One is NaCl solution, इसकी 2m मोलैरिटी है और इसके 200 ml है, और ये है NaNO3, ठीक है, 3m और 300। ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन जैसे पहले था, तो कैलकुलेशन में ज्यादा जोर नहीं है, तुम इस पे देखो। इसमें एक आयन कौन वो है, तो हमारे पास टोटल 3 आयन है ना, तो हम 3 अलग अलग मोलैरिटी लिख सकते हैं। Na की मोलैरिटी, Cl- की मोलैरिटी और NO3 की मोलैरिटी। तो क्या करना है, मोलैरिटी में हमेशा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर्स ऑफ वॉल्यूम या नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन mLs ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यही करना है। तो यहाँ पे देखो, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने Na के, जितने Na+ के, जितने NaCl के उतने ही Na के भी होंगे, तो 2 × 200 सबसे पहले तो आ गया। क्या Na यहाँ प्रेजेंट है? यस। तो इसके कितने होंगे? इसके भी 1:1 का रेशियो है, तो 3m × तो 3 × 300 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 500। इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1300 अपॉन 500 इक्वल्स टू 13/5 इक्वल्स टू 2.6 m। ठीक है, अब Cl- की बात करो। Cl- में क्या है? टोटल मोल्स ऑफ Cl- अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स का इधर तो है नहीं, तो इधर तो 0 हो गया। इधर कितना है? इधर है 2 × 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी है? 500। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4/5 इक्वल्स टू 0.8 m। अच्छा, इसी तरीके से इसका भी निकाल लो। इधर तो 0 है, यहाँ पे कितना होगा? 3 × 300 अपॉन 500, क्या आएगा? 9/5 इक्वल्स टू 1.8 m। तुम अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है।
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया तुमको। ध्यान रखना भाई, इसमें कभी भी ऐसे सॉल्यूट्स अगर मिल रहे हों जो कि आपस में रिएक्ट करके कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तब ये हम फंडा यूज नहीं करेंगे। तो लिख लेना इस बात को, दिस फॉर्मूला या दिस प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द सॉल्यूट्स प्रेजेंट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस react with each other and form something else. ठीक है, this is not possible. Got it? Now let's do another question. We have, okay, now we have this particular question. इसमें हमारे पास ऐसे 4 सॉल्यूशन है, ठीक है जी। 4 सॉल्यूशन कौन कौन से हैं वो देखो। MgCl2 का एक सॉल्यूशन है, हमारे पास AlCl3 का एक सॉल्यूशन है, ये ना इसकी इंक हो गई खत्म, ठीक है। AlCl3 का एक सॉल्यूशन है और प्लस हमने इसमें वाटर डाला है H2O, ठीक है। AlCl3 का जो सॉल्यूशन है वो 1m और 500 ml का है। ये MgCl2 है 3m 300 ml का और ये 2m 200 ml का है, ठीक है जी। ओके, नाउ हाउ व्हाट विल वी डू। इसमें पहले नंबर ऑफ आयंस देख लो, 1 2 3 3 हो गए और Cl चौथा, तो 4 टोटल आयन हो गए। मैं इस Na प्लस को ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पे Mg2 प्लस लिख रहा हूं, यहाँ पे Al3 प्लस लिख रहा हूं और यहाँ पे MCl माइनस लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे सबसे पहले तो MCl माइनस, ठीक है, Na प्लस की बात करते हैं। Na प्लस इन तीनों चारों में सिर्फ एक ही जगह पे है, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 200 अपॉन, ठीक है, तो कितना आएगा 4/5 इक्वल्स टू 0.8 m, ठीक है। तो अच्छा जी, Mg2 प्लस सिर्फ और सिर्फ इसमें कितना होगा, 1:1 का रेशियो है, तो 3 इंटू 300 अपॉन 5, एक सेकेंड 500 नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, यहाँ टोटल वॉल्यूम तो 500 नहीं है, यहाँ तो ये 1 लीटर था, ठीक है। तो 200 300 500 500 500 1000 1000 ये 2000, ठीक है जी। तो 2000 आएगा तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी 0.2 4/20, नहीं हाँ 4/20, ठीक है। तो क्लियर, दिया जाएगा तो 0.2 आ गए, 1/10 0.1, एक मिनट मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, हाँ 0.2 तो आएगा, 2/10 आएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें क्या 3 इंटू 300 और अपॉन वही 2000, ये कितना आ जाएगा 9/20 विच इज कितना आएगा भैया 0.45, ठीक है जी। ओके, Al3 प्लस 1 इंटू 500, 1 इंटू 500 अपॉन 2000 इक्वल्स टू 1/4, ये कहेगा 0.25 m, क्लियर है। ओके, नाउ Cl माइनस के टाइम पे ध्यान रखना, देखो क्या इसमें एक NaCl एक Cl माइनस दे रहा है, तो 1:1 का रेशियो है, यहाँ क्या 2 इंटू 200, यहाँ पे एक MgCl2 कितने आयंस दे रहा है, कितने Cl आयंस दे रहा है 2, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 300 प्लस यहाँ पे 3 Cl आ रहे हैं एक से, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 इंटू 500। अच्छा, ये तो मोल्स हो गए Cl माइनस के। अब वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम अगेन 2000, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 400, 9 दूनी 18, 4 22 22 और 15 कितना हुआ 37 अपॉन 200, ये कितना आएगा 1.85 आएगा शायद 1.85, ठीक है। तो सिंपल है, ओके। अच्छा, इसके अलावा वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, इसको देखो। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैं फोटो स्टार्ट करके दे दूंगा, अगर अभी तो मेरे पास शायद इसका प्रिंटेड फॉर्म मतलब PDF फॉर्म नहीं पड़ा होगा,
फोटो भेज दूंगा तेरे को इसकी, ठीक है, थोड़ा उसको कन्वर्ट करने में समय लगेगा। क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी बोली है सोल्यूशन की, क्या मोलैरिटी बतानी है सोल्यूशन की, बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 HCl सोल्यूशन, ठीक है, प्लस 250 ml ऑफ 2m HCl सोल्यूशन, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इनकी, वो बताओ फाइनल कंसंट्रेशन बताओ, कुछ नहीं है, m1 v1 और m2 v2, तो क्या आ जाएगा, m will be equal to m1 v1 upon m2 v2, m1 v1 plus m2 v2 upon v1 plus v2, ये कितना हो जाएगा 0.5 into 750 ml, तो ml को छोड़ो अभी यहाँ पे, ठीक है, प्लस 250 into 2, ठीक, अपॉन टोटल कितना हो जाएगा ये 1000, भाई ml में है तो यहाँ पे भी ml में आएगा, ये कितना हो जाएगा 250 की अगर हम बात करें तो 3 है, ये 1.5 प्लस 2 इंटू 250 अपॉन 1000, ठीक है, 4 हो गया, ये कितना आएगा 3.5 अपॉन 4, कितना हुआ ये 7/8, 7/8 का मतलब कितना हुआ 87.5 नहीं 0.875, ठीक है, तो आंसर विल बी इसका ए आंसर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिक्सचर फॉर्मूला, तो यहाँ तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन और ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, हालांकि सॉल्युबिलिटी जो अभी तक चल रहे थे यही सभी कुछ तो सॉल्युबिलिटी के पार्ट ही है, लेकिन सॉल्युबिलिटी एक्चुअली में क्या है और उसके वो किस तरीके का बिहेवियर है और वो किस तरीके के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अभी हम वो बात करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? Solubility is basically ratio of solute with respect to the volume of the solution, ठीक है। इसमें ये देखो, the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature, that's what solubility is। तो solubility की बात करते हैं, फिर देखते हैं कि solubility में actually हो क्या रहा होता है, ठीक है, solubility, ठीक है। solubility की definition लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, it is the maximum amount of solute that a solvent can hold at that a given amount of solvent, that a given amount of solvent can hold at a given temperature. This is the maximum amount of solute that a solvent can hold at a given temperature. ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, इसमें तुम देखो कि पहले कितने टाइप की सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हमने दो टाइप के सॉल्यूशंस देखे थे, या दो कैटेगरीज में, या नॉट टू कैटेगरीज, हमने दो तरीके से सॉल्यूशंस को बांटा था। एक तरीका क्या था कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, अगर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट था तो बाइनरी था, टर्नरी, क्वाटरनरी, याद होगा। एक ये था कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या कंपोनेंट्स है उनकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है ना, इस तरीके से। ये जो अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सॉल्यूशंस को, वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिंपल है, सैचुरेट हो गया, जैसे घर में कभी खाना वाना खाते हो, है ना, तो एक पॉइंट आता है, अगर बहुत अच्छा खाना बनाओ और तुम्हारी पसंद का खाना बनाओ तो एक पॉइंट आता है जिसको इस वक्त तुम खा के तृप्त हो चुके होते हो, उसके बाद तुम्हारा खाने का मन नहीं करता, ठीक है। कुछ लोग चिकन के बड़े वो होते होंगे, कुछ लोग मे बी पनीर के होते होंगे, तो एक पॉइंट पे आके तुम्हारी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो रीच हो गई, मतलब वट एवर योर स्टमक कुड होल्ड, दैट अमाउंट ऑफ फूड हैज ऑलरेडी बीन ईटन नाउ, सो you are satisfied, you are saturated। तो सेम वे सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल सकते थे उतना डाला हुआ है, ठीक है। एनी सोल्यूशन दैट कंटेन्स
the amount of solute that solution contains the amount of solute that contains the maximum amount of solute that the given amount of solvent can hold। मतलब इसमें जितना हाँ एक्चुअली में वो होल्ड कर सकता है उतना हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सेकंड कहलाता है अनसैचुरेटेड। ठीक है जी, अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि जो सैचुरेशन की लिमिट है उससे कम सॉल्यूट ही हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखें एनी सॉल्यूशन दैट कंटेन्स lesser amount of solute than lesser amount than the given amount of solvent can hold at a particular temperature। ठीक है, that contains the amount that the maximum amount। yes, ठीक है, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे इसको तुम देखो कि तुमने चीनी मिलाई, नींबू पानी बनाने के लिए तुमने पानी में चीनी मिलाई, अभी चीनी मिलाते जा रहे, तो जब क्या होता है थोड़ा थोड़ा मिलाने के बाद एक पॉइंट पे तुम देखोगे कि फर्दर मिल नहीं रहा है, जो भी चीनी पड़ी है वो नीचे उसके दाने दिख रहे हैं, चाहे थोड़े घुले हुए सही लेकिन दिख रहे हैं। तो अब जो सोल्यूशन बन चुका है दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन इससे थोड़ा सा देर पहले जो सोल्यूशन था तुम्हारे पास में जिसमें तुमने और चीनी मिलाई दैट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, ओके। अब इनके बारे में एक चीज है, वो क्या है कि अगर टेम्परेचर, इसको इस तरीके से लिख लेना, इफ टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग, capacity of the solvent to hold the solute, यूजुअली, मैं लिख रहा हूं यहां पे यूजुअली, कभी कभी ऐसा होता है उल्टा भी होता है, ठीक है, वो कब होगा मैं बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना सॉल्यूट यूजुअली इंक्रीजेज टेम्परेचर बढ़ाने पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू होल्ड द सॉल्यूट यूजुअली इंक्रीजेस। अगर कैपेसिटी इंक्रीज कर गई तो मान लो किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तुमने हीट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या, यही कह लो, इस तरीके से लिख लो इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तुमने हीट कर दिया तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तुमने हीट कर दिया तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो जो मैक्सिमम होल्ड कर सकता था वो भी कर रहा है, जब तुमने उसको हीट कर दिया तो अब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो अभी जो मैक्सिमम वो होल्ड कर सकता है दैट हैज इंक्रीज, तो तुम्हें और मिलाना पड़ेगा ना उसको सैचुरेट करने के लिए। तो जब और मिलाने की बात आ रही है दैट मींस इट इज अनसैचुरेटेड। क्लियर होगी बात? अच्छा, ठीक है, इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि कभी बोलते हैं ना कि भाई ठंडे पानी में अगर चीनी नहीं घुल रही है, ज्यादा नहीं घुल रही है जितना तुम्हें चाहिए, तुम क्या करते हो उसको उबाल देते हो या थोड़ा गर्म कर देते हो तो चीनी घुल जाती है, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसका एग्जैक्टली उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो कैपेसिटी क्या कर देगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसमें लिख सकते हो कैपेसिटी में पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुम खुद लिखना पूरा का पूरा, कैपेसिटी डिक्रीजेस देयरफॉर अनसैचुरेटेड changes to saturated। ठीक है जी,
सैचुरेटेड। अगर मान लो सैचुरेटेड होता तो एक और कैटेगरी आती है, यहां पे ये भी लिख लेना। अगर मान लो सैचुरेटेड है, अगर सैचुरेटेड होता तो कूलिंग, तो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। ये सुपर सैचुरेटेड क्या है अभी बताता हूं, ठीक है। सैचुरेटेड अगर होता है, इसको सडनली कूल करोगे तो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है वो देखो। सुपर सैचुरेटेड, गॉट इट। इसको सबको मिटा रहा हूं। सुपर सैचुरेटेड में क्या है, जो वो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है उससे ज्यादा पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है। एनी सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर या हायर amount of solute that a given amount of solvent can hold at a given temperature। ये at a given temperature सैचुरेटेड वाली डेफिनेशन में भी लिख लेना भाई, ठीक है। अच्छा, ये प्रिपेयर कैसे होता है, प्रिपेयर यहाँ पे दिखेगा तुमको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करो आराम से, उसको सडनली कूल कर दो। सडनली कूल करोगे तो क्या हो गया, टेम्परेचर तो सडनली डाउन जा सकता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो फास्ट नहीं हो पाता। तो ये पॉइंट लिख लो। ठीक है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय सडनली by cooling a saturated solution all of a sudden, ठीक है, all of a sudden, ठीक है। इस केस में उसको मेटास्टेबल भी कहते हैं, मेटास्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है। दिस हैपेंस, ये लिख रहा हूं, दिस हैपेंस बिकॉज the rate of temperature decrease is greater than rate of crystallization, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा सीन हो गया भाई, ये वाला। अच्छा, इसमें और कुछ है क्या, एनी सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सडनली कूलिंग, इट इज कॉल्ड मेटास्टेबल, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। इसमें तुमने क्रिस्टलाइजेशन देखा। क्रिस्टलाइजेशन कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज भी होगी कि ये क्या, क्रिस्टलाइजेशन की कहाँ से बात आ गई। तो इसके लिए इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन मेकिंग है, उसको डिफाइन करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक मिनट टाइम देखते हैं कितना हो गया, 43 मिनट्स है, ठीक है, वी कैन डू दिस, ठीक। ठीक है, लेट्स जो सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, उसमें दो प्रोसेस जो कि साइमल्टेनियस है, ठीक है, एक साथ हो रहे हैं, और ऑपोजिंग फोर्स प्रोसेस है, एक अगर फॉरवर्ड है तो दूसरा बैकवर्ड है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है, द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, ठीक है, दिस इज द फॉरवर्ड प्रोसेस, ठीक। और
एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन, जिसका मतलब जो रिवर्स प्रोसेस होता है। ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ध्यान रहे जो मैंने सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और जो मैं सॉल्यूशन मेकिंग की बात कर रहा हूं, ये यहाँ पे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो हमने 9 तरीके के सॉल्यूशंस पढ़े थे, जिसमें 3 में गैस वाज द सॉल्वेंट, 3 में सॉलिड वाज द सॉल्वेंट और 3 में लिक्विड वाज द सॉल्वेंट। तो जो 3 सॉल्यूशंस थे जिसमें लिक्विड वाज द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाज फिक्स, और सॉल्यूट वर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी जो मैं बता रहा हूं वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, उसके बारे में ये लिक्विड सॉल्यूशंस या गैस लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डिसोल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड leaving its solid phase to enter liquid और aqueous, अगर पानी है तो फेज, ठीक है जी, या सोल्यूशन फेज लिख सकते हो उसको चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन है तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसको यूं समझो कि जैसे वाटर और चीनी का एग्जांपल लेते हैं। चीनी को हमने घोलना शुरू किया, अभी वाटर के मॉलिक्यूल्स चीनी के मॉलिक्यूल्स से टकरा रहे हैं। अब धीमे धीमे क्या करेगा, वो पूरे जो क्यूब था या जो छोटा सा क्यूब भी था उसको उन्होंने तोड़ तोड़ के उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में के लेवल तक ले आए। अब वो मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में छुप जाते हैं, ठीक है, बीच में छुप जाते हैं क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, तो वहां वो छुप जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ फ्रॉम सॉलिड टू वो जो उनके बीच में जाके छुप गया, दैट इज डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन का क्या होता है कि कभी कभी दे कोलाइड विद ईच अदर, है ना, एंड सेवरल ऑफ देम कोलाइड विद ईच अदर, तो मॉलिक्यूलर स्टेट से फिर वो एक एग्रीगेटेड स्टेट में आने लगते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टेट से दे आर गोइंग बैक टू दी सॉलिड फेज, ठीक है। सॉल्यूट इज गेटिंग या crystallized, ठीक है, leaving the solution phase and entering the solid phase again, ठीक है जी। सॉलिड फेज फिर से ये ले रहा है, ठीक है जी। तो तुम देख रहे हो कि दोनों के दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक। होता क्या है वो देखो, जब शुरुआत में यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट में अगर हमने कुछ सॉल्यूट डाला, ठीक है, तो इमीडिएटली डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, फॉरवर्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो डिसोल्यूशन हो रहा है और इस टाइम पे, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो एज, या मैं बोल दूंगा यार, इसको लिखना बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा लाइफ में, ठीक है, इसको बोल दूंगा एज, बोल रहा साथ साथ, एज सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन स्टार्ट्स, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एट दैट मोमेंट इज वेरी हाई, ठीक है, ओके, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू होल्ड द सॉल्यूट इज एट इट्स मैक्सिमम। अब धीमे धीमे जैसे जैसे सॉल्यूट डिसॉल्व होता गया, तो जो जगह अवेलेबल थी सॉल्यूट को रखने के लिए, वो उसमें से कुछ जगह तो सॉल्यूट ने ऑलरेडी घेर ली, अब जो जगह बची है वो कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी हो गई सॉल्यूट को होल्ड करने की, वो अब कम हो गई। तो इसलिए धीमे धीमे रेट ऑफ डिसोल्यूशन घटने लगेगा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे रेट की बात करते हैं और यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करते हैं, तो रेट हाईएस्ट था शुरुआत में और वो धीमे धीमे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा, अच्छा अभी यहाँ पे इसको आगे नहीं बताते, इसमें दूसरे प्रोसेस की बात करने लगते हैं। नाउ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑलरेडी,
बाय दिस टाइम सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑलरेडी इन द सॉल्यूशन, है ना। अब उनका क्रिस्टलाइजेशन का, भाई एक दूसरे से टकरा भी तो सकते हैं ना, अब उनका क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब रिवर्स वाला प्रोसेस भी अब शुरू हो चुका है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और ये हो गया इसका, इसको ना थोड़े दूसरे पेन से कर सकते हैं हम। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, और ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन, और ये दिस विल बी डिसोल्यूशन। या इसको दूसरे पेन से कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये शुरू हो चुका है, ठीक है। नाउ जैसे जैसे क्रिस्टलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक, तो अब इसका मतलब बैकवर्ड प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। ये शुरुआत में एकदम इसका रेट क्या था, एग्जैक्टली इसका रेट था 0, तो हमने 0 से स्टार्ट किया। अब ये क्या करेगा, क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ता जा रहा है तो उनके बीच में कोलिजन्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं, तो जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी बढ़ेगा। तो विद टाइम द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल इंक्रीज, ठीक है, इट विल इंक्रीज, ठीक। ये डिक्रीज करेगा और ये भाई साहब इंक्रीज करेंगे। तो एक पॉइंट आएगा कि ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं इनका रेट इक्वल हो जाएगा। इसे इस तरीके से समझो कि इक्विलिब्रियम में देखा होगा यार, इक्विलिब्रियम में, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हौदी है, हौदी पता है ना, ठीक है, जकूजी और हौदी जिसमें पानी वानी भरा होता है, बच्चे बच्चे नहा रहे होते हैं उसमें, ठीक है। गाँवों में जाओगे तो ट्यूबवेल के पास में एक हौदी बनी होती है। अगर तुम ध्यान से देखो कभी उसमें कि अगर जो ट्यूबवेल का पानी है, ठीक है, ट्यूबवेल का पानी उस पाइप से आ रहा होता है जो फ्रेश पानी निकाल रहे होते हैं, और जो उससे बाहर जा रहा होता है वो पानी उसकी मेन जो भी उसकी हाइट होती है उससे बाहर निकल रहा होता है। हैव यू सीन दैट द लेवल ऑफ वाटर इन दैट, मतलब व्हाटएवर द हाइट ऑफ दैट हौदी इज, लेवल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वाटर जो अंदर आ रहा है और जो अमाउंट ऑफ वाटर जो बाहर जा रहा है वो दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, आगे लगने वाला फोर्स या आगे जाने वाला प्रोसेस और पीछे आने वाला प्रोसेस, दोनों के दोनों जो प्रोसेसेस हैं दोनों के दोनों इक्वल रेट से हो रहे हैं। तो देयर विल बी नो विजिबल चेंज इन दी सॉल्युबिलिटी और द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में यहाँ पे चेंज नहीं आता। मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है किसी सॉल्यूट की इस सॉल्वेंट में एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वो आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, this point will resemble saturated solution, ये यहाँ पे saturated solution बना लेता है, ठीक है जी। so this is pretty much it, ये तुम्हारा ये हो गया, हाँ जी। और कुछ है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको तुम देख सकते हो। अच्छा ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, ये लिख लेना इतना, ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, और ये रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन। इसमें कुछ और भी है क्या? ठीक है, दैट्स इट, है ना। अब अगर मान लो तुम क्या करोगे, इसका इस पे और सॉल्यूट डालने की कोशिश करो, तो जितना स्पीड से तुम्हारा डिसोल्यूशन हो रहा है उतनी स्पीड से तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। तो जो मैक्सिमम आ सकता था सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर उतना ही रहेगा, उसमें फर्दर तुम डालोगे तो दैट अमाउंट विल नॉट चेंज। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी।
ठीक है जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी, यहाँ पे जो मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे सॉलिड्स के लिए हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, ध्यान रखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सब्सटेंसेस या फिर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, यस, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये एक प्रिंसिपल है जिस पे काम करता है। दैट प्रिंसिपल इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर सॉल्वेंट को ही डिसॉल्व करेगा। तो ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स, एग्जांपल H2O, NH3, और कोई एग्जांपल हमारे पास है H2O, NH3, लिक्विड HF, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। दे विल डिसॉल्व, ठीक है, पोलर सॉल्यूट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल ले सकते हैं NaCl, MgCl2, ये सारे के सारे। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी नॉट सॉल्यूट्स, एग्जांपल C6H6, CCl4, CS2, ये नॉन पोलर को ही, नॉन पोलर सॉल्यूट्स को ही डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, कुछ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिख लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है H बॉन्डिंग बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पे C2H5OH प्लस H2O, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू। इस वजह से इसकी चलो इस फैक्टर को ना अलग से लिख सकते हैं, इसको सेकंड फैक्टर मान लेना, इसके केस में मत डालना इसको। इस केस में अगर तुम देखो तो इनके बीच में जो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, इट हैज अ पेक्यूलियर रीजन दैट दे हैव एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर तुम बात देखो तो ग्लाइसरॉल होता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसको बोलते हैं, घर पे होती है ना ग्लिसरीन प्लस H2O, ये भी काफी स्ट्रांगली सॉल्युबल होते हैं। एक सेकेंड, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ ये चीज यहाँ पे मैंने बोला था कि सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट्स के लिए मैं यहाँ पे जो सॉल्यूट्स दे रहा हूँ सारे लिक्विड है। तो ठीक है, मतलब ऐसे अगर कहीं पे कोई सॉलिड सॉल्वेंट्स हो जिनके केस में ऐसा हो रहा हो कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो वो दैट कैन बी अ रीजन टू अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। अगर मान लो ऐसा कभी कोई सॉल्यूट मिलता ही नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला पर्टिकुलर जो फैक्टर है ये सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ये लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट्स को अफेक्ट कर सकता है, जो कि आगे वैसे तुम देखोगे। ठीक है, अच्छा इसी में एक पार्ट और है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स है, या आयनिक कंपाउंड्स का अलग लिख लेते हैं। चलो थर्ड वाला है हाइड्रेशन एनर्जी वर्सेस लैटिस एनर्जी between latiss energy of ionic compounds। ठीक है, ये तुमने शायद केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो पिछले साल कि भाई किसी भी आयनिक सॉलिड को अगर तुम मिलाते हो किसी सॉल्वेंट में, वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज लैटिस एनर्जी ऑफ दैट सॉलिड, दैट आयनिक कंपाउंड। सेकंड इज द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द ions of that solid, that ionic compound, and third is the dielectric constant of the solvent। ठीक है, यहाँ पे मैं dielectric constant of solvent की बात नहीं कर रहा हूँ for that matter, उसको तुम लिख सकते हो लेकिन अभी कंसिडर मत करो। dielectric
कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। वैसे जितना हाई होगा उतना जल्दी डिसॉल्व कर देगा, बट अगेन उसको अभी किनारे करो, इसकी बात कर सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, देखो भाई जितनी ज्यादा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एच हाइड्रेशन, ऐसे लिख रहा है इसको, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है डेल्टा एच लैटिस एल तो सॉल्युबल है, ठीक है, इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर डेल्टा एच एच वाई अगर लेस है डेल्टा एच एल तो इसमें सॉल्युबल हो सकता है, मे बी सॉल्युबल बाय हीटिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा टेम्परेचर वाले में। अभी के लिए समझो कि ये जो इनका रिलेटिव वैल्यूज हैं ये सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। अगर ऐसा होगा तो इजीली सॉल्युबल होगा, ऐसा होगा तो हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा। दिस इज हाइड्रेशन। सेकंड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर, इसको मैं मिटा देता हूं भाई। फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या? देखो इसी को इलैबोरेट कर रहा हूं। अगर वैसे तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स के लिए लिखा है, लेकिन इन जनरल अगर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब अगर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है और इस प्रोसेस में एनर्जी मिल रही है तुम्हें या सिस्टम एनर्जी दे रहा है बाहर, दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर अगर मान लो तुम नहीं भी बढ़ाते हो और अगर तुम उसको डिसॉल्व करते हो तो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, विच इज हियर, ठीक है जी, ओके। अगर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन जो है इज एंडोथर्मिक, मतलब उसको डिसॉल्व होने के लिए एनर्जी चाहिए है, ठीक है, एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा मैं, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल इनफ, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, है कि नहीं। टेम्परेचर टेम्परेचर इस तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है जी। और इसमें कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे एब्जॉर्प्शन, इस वाले के एग्जांपल हैं तुम्हारे, एग्जांपल हो गया ये वाला, इसके एग्जांपल है NH4Cl, NaNO3, KNO3, नहीं सॉरी ये क्या बोला, एब्जॉर्प्शन है ना, हाँ ठीक है, एटसेट्रा, ओके। और डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक के एग्जांपल हैं CaO, CaCO3, CH3CO whole twice Ca, sorry COO whole twice Ca and CaSO4, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है जी। फिफ्थ फैक्टर जो होता है दैट इज, फिफ्थ फैक्टर जो होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मान लो ऐसा हो कि कोई सॉल्यूशन है किसी सॉल्यूट का, किसी सॉल्वेंट में, उसमें हमने कोई तीसरी चीज बाहर से डाल दी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म हो रहा है तो होगा क्या, वो सारे सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है अभी वो बढ़ जाएगी। कैसे होता है वो एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो पहले लिखो फिफ्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे अगर तुम I2 प्लस वाटर का एक सोल्यूशन है, अगर तुम इसमें
के आई डाल दो बाहर से, तो क्या होगा, होता यह है कि I2 के आई के साथ रिएक्ट करके के I3 बना देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, रिएक्शन जो सॉल्यूट था वो यहाँ कंज्यूम होने लगा इसमें के आई के साथ रिएक्शन करने में, तो सॉल्यूशन के अंदर जो I2 बचा था वो कम हो गया, इसका मतलब वो बाहर से I2 ले सकता है, ठीक है। इसी तरीके से के आई का सोल्यूशन है उसमें HgI2 डाल दो, या HgI2 का सोल्यूशन उसमें के आई डाल दो, तो ये K2HgI4 बना लेता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटा देता है, जिस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी एंड यू कैन डिसॉल्व मोर सॉलिड इनटू दिस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, नॉट कम हो जाएगी। तो इसमें लिख सकते हो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट can get increased if that solute forms a complex with another material being dissolved in that solution, ठीक है जी। तो ये तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। इसमें क्या प्रीटी मच एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख लो, दैट इज जब कभी भी डिसोल्यूशन होगा, और इस पे क्वेश्चन आ चुका है जेई में, अगर कभी भी डिसोल्यूशन होगा तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी कि एंट्रोपी क्या है और एंट्रोपी कैसे इंक्रीज होगी, लेकिन लिख लो पहले से, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज कैसे, क्योंकि देखो जब कभी भी सॉल्यूट को तुम डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, वो अलग अलग डिस्पर्स हो गया, उसकी डिसऑर्डरलीनेस बढ़ गई। इसे सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ गई, तो डिसऑर्डरलीनेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, the entropy of that system will increase। और लास्ट जो इसमें फैक्टर होता है दैट इज प्रेशर, द लास्ट फैक्टर इज प्रेशर, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर का सॉलिड्स और लिक्विड्स के सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड को अगर तुम लिक्विड में किसी लिक्विड में मिक्स कर रहे हो और तुम प्रेशर बढ़ा दो तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो छठा फैक्टर लिख लेना प्रेशर, उसमें लिख लेना नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी। सिक्स प्रेशर, नो चेंज इन solubility with increase in or with change in pressure, with change in pressure। यहाँ पे इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि प्रेशर का बहुत बड़ा हाथ होता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन में। अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें लिख लो, एक तो यह है कि जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो एंडोथर्मिक होते हैं। देखो इसमें डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्यूट CuSO4.5H2O, यार मिटा यहां पे साथ साथ लिख भी देते हैं। कुछ पॉइंट्स है ये लिखने हैं, लिख लो इसको साथ साथ, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स CuSO4.5H2O और CaCl2 and CaCl2.6H2O आर एंडोथर्मिक। यूजुअली ध्यान रखना, एंडोथर्मिक आर यूजुअली एंडोथर्मिक, ठीक है जी। नेक्स्ट बता दिया वो तो तुमने देख लिया। देखो हाइग्रोस्कोपिक, डेलिंक्वेसेंट एंड एफ्लोरेसेंट, इन तीनों के बारे में बताते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सुना होगा कई बार, इसको देख लो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस, यार इसको सिर्फ बता रहा हूं, लिखवा नहीं रहा भाई, तीनों लिख लेते हैं यहाँ पे बस। डेलिंक्वेसेंट सब्सटेंस एंड
फ्लोरेसेंट, ये क्या कौन कौन से हैं ये देखो। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होता है, ये नॉन क्रिस्टलाइज्ड या क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर सोल्यूशन फेज में चले जाते हैं। सेम विद डेलिंक्वेसेंट, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन डेलिंक्वेसेंट सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइन होते हैं। जैसे NaOH की बात करो या वी हैव एन एग्जांपल, हाँ NaOH की, MgSO4 की, ये जो एग्जांपल्स हैं दे absorb water and they get into the solution phase by themselves, मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेम वे विद दिस, बट इसमें क्या है कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। एफ्लोरेसेंट, एफ्लोरेसेंट का एग्जैक्टली उल्टा सीन हो जाता है कि दे गिव अप मॉइस्चर। जैसे एफ्लोरेसेंट कौन से होंगे, एफ्लोरेसेंट substances will be hydrated salts which on exposure to air lose their water of crystallization and become dehydrated। ये है तुम्हारे एफ्लोरेसेंट हो गए, ठीक है जी। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, इन दोनों के केस में जो इनके अंदर वेपर प्रेशर होता है वाटर का और जो बाहर होता है एटमॉस्फेयर में, दैट लाइक the vapor pressure of water H2O inside these substances is lower than that of the vapor pressure of water in the atmosphere, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा जो कि वाटर इन दीज, इस वजह से वाटर अंदर घुस जाता है। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। मेरे हिसाब से भी और कुछ बचा नहीं है। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये बाकी डेफिनेशन तो मैं बोल ही चुका हूं। इसका एग्जाम्पल है NaCl और MgSO4। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसरीन में, ठीक है, ग्लिसरीन और ग्लाइसरॉल लिखना, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। सो दिस इज योर लेक्चर फॉर टुडे। कल हम गैस लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, उसमें हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, इन डेप्थ। बाय बाय।